अच्छा जी, सुनिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है तो एक दफ़ा दोहरा लीजिएगा। वाई इकोनोडर्म्स आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द इनवर्टिब्रेट फाइलम। कि इनवर्टिब्रेट्स जितनी भी हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ वर्टिब्रेट्स हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं, तो इनको इनवर्टिब्रेट्स में सबसे अच्छा या सबसे टॉप पे क्यों माना जाता है? अब इनवर्टिब्रेट्स को टॉप पे इसलिए माना जाएगा क्योंकि जो चीज़ जितना ज़्यादा वर्टिब्रेट्स रिजेंबल करेगी उतना ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस होगी, राइट। तो जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये वाली इकोनोडर्म्स बाकियों से हट कर, जैसे पोरफेरा है, बाकी जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनसे ये सबसे ज़्यादा हैं जो वर्टिब्रेट से रिजेंबल करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं दिस बिकॉज देयर आर द नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग रिजेंबलेंस, यानी चमकदार या तेज़ जो मुशाबत है बिटवीन दी इकोनोडर्म्स यानी कोर्डेट्स। कोर्डेट्स हम लोग हैं मतलब मैमल्स के अंदर जो फाइलम है ना मैमल्स का, ये वाला है। तो फॉर एग्जांपल देयर इज रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो ये रिजेंबलेंस है, यानी कि दोनों में कॉमन पॉइंट है। यानी कि कोर्डेट्स के अंदर भी एक किस्म का इकोनोडर्म्स और कोर्डेट्स के कॉमन पॉइंट अब याद कर रहे हैं। उसके अंदर भी रेडियल क्लीवेज है, इसके अंदर भी रेडियल क्लीवेज है ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और ब्लास्टोपोर से ही यहाँ पे एनल हिस्सा बनते हैं, एनएस बनती है। ब्लास्टोपोर जब ब्लास्टोल स्टेज बनती है ना, डिवीजन हो रही होती है, तो डिवीजन के दरमियान एक होल बनता है जिससे ब्लास्टोपोर कहते हैं। देयर आर सर्टेन कॉमन बायोकेमिकल पिकुलरिटीज़ अमंग दी इकोनोडर्म्स, यानी कि और भी बहुत सारी कहते हैं जो साख्ती जो मुशाबतें हैं, पिकुलरिटी भी रिजेंबलेंस है, और भी बहुत सारी हैं। तो ये 2-3 पॉइंट है जिसकी वजह से इकोनोडर्म्स को इनवर्टिब्रेट्स में से ऊपर रखा जाता है। नेक्स्ट, इन्फेस्टेशन। डी इन्फेस्टेशन से क्या मुराद है? किसी जर्म का या किसी इंसेक्ट का, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस कोई भी है, यानी कि पैरासाइट का बॉडी में जाना, उसका फैलना और उसका ग्रो करना और उसके अपनी तादाद को बढ़ाना, इसे इन्फेस्टेशन बोलते हैं। यानी कि जैसे प्लाज्मोडियम अंदर चलता है, अपनी तादाद बढ़ाता है, बैक्टीरिया अंदर जाता है, वो तादाद बढ़ाता है, इसी को हम बोलते होते हैं इन्फेस्टेशन। और अगर इनका बॉडी से बाहर निकालो तो इसको बोलते हैं डी इन्फेस्टेशन। तो बड़े आसान सा ये तो और इम्पॉर्टेंट भी है। अच्छा, कोरल रीफ, ये भी बोर्ड में बहुत ज़्यादा रिपीटिंग है, ठीक है, कोरल रीफ वाला। तो हम जानते हैं कि कहते हैं कि मैनी कॉलोनियल सिलेंट्रेट्स, ये फाइलम नाइडेरिया का दूसरा नाम है सिलेंट्रेट्स, सच एज कोरल प्रोड्यूस अ हार्ड एक्सोस्केलेटन फॉर्म ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट। और अच्छा, एक एक बनाता, मतलब इसकी जो एपिथेलियल सेल है, देखने से लिखा है एपिथेलियल सेल है, ये वाटर से लाइम लेके, लाइम का मतलब होता है जो चाक लाइक है, या फिर हम कह सकते हैं कि नमकियात वगैरह लेके, और अपने ही बॉडी से एक्सो जो एपिथेलियल सेल्स हैं सेक्रेशन रिलीज़ करते हैं जो बाद में हार्ड हो जाती है, इसको हम कहते हैं कोरल। कोरल कहते हैं, ठीक है। जब ये कोरल बहुत सारे जुड़ जाते हैं, एक मतलब एक किस्म समझिए एक घर है, दूसरा घर है, तीसरा घर है, अगर 10-15 घर जोड़ दें तो उसे कॉलोनी कहते हैं। तो इस तरह कोरल रीफ जब जुड़ जाते हैं, इन्हें कोरल जब जुड़ते हैं इससे कोरल रीफ कहते हैं, राइट। उसके बाद है कि कहाँ ये पाए जाते हैं ये जगहें? फ्लोरिडा, ये रियासत है, स्टेट है अमेरिका की, वेस्ट इंडीज़ है, ये भी अमेरिका के साथ जुड़ता है, साउथ अमेरिका में। ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, कुछ कोरल सी भी है, यानी कि एक समंदर भी है कोरल जिसमें कोरल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये अटलांटिक के साथ है। अच्छा, व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म? आसान हो रही है, फिर बात करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट नंबर पर से 5 नंबर पे व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। अब पोली का मतलब होता है बहुत सारे, मॉर्फिज्म का मतलब होता है शक्लें। या कहते हैं अकरेंस ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल कॉल्ड द ज़ॉइड्स विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल, इसकी बेहतरीन मिसाल जो एग्जांपल है वो है फाइसेलिया एंड ओबेलिया। तो असल में इस जो ओबेली है ये 2 तरह के मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यूँ समझिए जैसे कि ये जो ओबेलिया और फाइसेलिया हैं ये बिलोंग करते हैं नाइजीरिया से या सिलेंट्रेटा से। आपको याद होगा मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब किया था पोलिपर मेड्यूसा, और आप लोगों को मुझे टेस्ट भी था आप लोगों ने, राइट। मतलब कुछ ऐसे हैं जो बालों की शक्ल में कुछ ट्यूब की तरह थे, राइट। तो ये भी ऐसे हैं 2 अलग अलग शक्लें। आमतौर पर होता ये है कि कोई भी पॉपुलेशन है उसके इंडिविजुअल सेम होते हैं। जैसे अगर इंसानों की पॉपुलेशन है तो सब एक जैसे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो 4 पैरों पर चलता हो। तो इसलिए, लेकिन ये वाले फर्स्ट मतलब पोलिप की शक्ल में रह जाते हैं, फिर मेड्यूसा की शक्ल में। तो ये 2 तरह की शक्लों में पाए जाते हैं। ओबेलिया की बात करते हैं तो इस तरह ऐसा ऑर्गेनिज्म दो शक्लों में पाए जाए इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म, और ऐसे अमल को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद स्पाइरल एंड डिटरमिनेट क्लीवेज, ये भी आप लोगों को अच्छे से याद है, आप लोगों ने टेस्ट पे दिया हुआ है। उससे पहले में आपको याद है कि वो सीधे सीधे प्लेन नहीं करते बल्कि डायगोनल तिरछे कटते हैं, जबकि अगर वो इक्वल होती हैं जिसमें प्लेन एक्सेस से बिल्कुल इक्वल कटते हैं उसको बोलते होते हैं रेडियल क्लीवेज। हमने पहले से पढ़े हुए हैं तो इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा, आगे चल रहा हूँ। तो कहते हैं डिप्लोप्लास्टिक ट्री, ये भी बहुत अहम है और आप लोगों को आ भी आता है। आसान भी है, डिप्लो में 2 लेयर्स हैं, ट्रिप्लो में 3 लेयर्स, मीजो, एक्टो और एंडो, राइट।
मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कम से कम वक्त इस चैप्टर में लगे और आप जल्दी से करके अपनी दूसरी बुक को तैयार करें, इसलिए मैंने बस सरसरी साहस पे पढ़ाया है, लेकिन आपका फ़ायदा हो जाए। अच्छा देखें यहाँ पे एसिलुम ओसिलुम बुक में भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि वो ऑर्गेनिजम्स, ये वो एनिमल्स जिसके अंदर बॉडी कैविटी मतलब जिसके अंदर नहीं होती, अंदर की तरफ जो जिसे हम सिलोम कहते हैं, तो इसकी मिसाल भी दी हुई है। तो एक तारीफ़ और मिसाल मेरे ख्याल में ये काफ़ी है याद करने के लिए। उसके बाद स्ट्रीमलाइन बॉडी किसे कहते हैं? ऐसी बॉडी को कहते हैं जो फ्रंट से भी पॉइंटेड हो, नोकीली, और पीछे से भी पॉइंटेड हो, जैसे फिश या एरोप्लेन। अ बॉडी दैट प्रोवाइड्स लीस्ट रेजिस्टेंस टू एयर। और ऐसी बॉडी को हमको पता है कि रेजिस्टेंस का सामना कम से कम करना पड़ता है, इसी बॉडी को हमसे बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। ये फिजिक्स के अंदर भी आपने पढ़ा होगा। उसके बाद कहते हैं कि क्यों रेप्टिल्स जो हैं, यानी कि रेंगने वाले जानदार जैसे क्रोकोडाइल या स्नेक वगैरह, ये एक्सटिंक्ट क्यों हो या नापैद क्यों होते जा रहे हैं? तो रेप्टिल्स फ्लोरिश थ्रू आउट मीजोजोइक पीरियड। ये पहले चैप्टर में खड़ा है ना, पैराजोइक मीजोजोइक। तो कहते हैं इन दिनों में ये ज़्यादातर डेवलप हुए। जैसे कि अगर आप इंशाल्लाह 12th में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैसे एक प्रोकैरियोट आया, प्रोकैरियोट से फिर कैसे एक मतलब बैक्टीरिया में वहाँ से कैसे डेवलप हुआ, फिर वो कैसे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दिखने लग गया, फिर फिश में कैसे हुआ, फिश से फिर रेप्टिल कैसे बने, रेप्टिल से फिर इस तरह ऑन वर्ल्ड मैमल्स कैसे बने। तो कहते हैं कि द क्लाइमेट विच हैड बीन सूटेबल फॉर रेप्टिल्स इन दिस दैट पीरियड बिकॉज लेस फेवरेबल टू देम इन टर्शियरी पीरियड, सो मोस्ट ऑफ देम बिकेम एक्सटिंक्ट। तो इस पीरियड में तो ये अच्छा था, लेकिन बाद में जो टर्शियरी पीरियड है, इसके बाद वाले पीरियड को कहते हैं, इनके से मिलियन साल पहले बाद में इनके लिए फिर ज़्यादा अच्छा। आपको पता है जो डायनासोर हैं ये भी रेप्टिल्स में काउंट होते हैं, और इसलिए एक्सटेंट का नाम बोला गया, वरना बाकी रेप्टिल्स में हैं, लेकिन वो सबसे बड़े मतलब इस रोए ज़मीन पर सबसे बड़े जानदार जो थे ना, डायनासोर थे, जो 70 फीट की लेंथ तक थे, और उनके पैरों की लंबाई भी मीटर्स के अंदर काउंट होती थी, ना कि फीट के अंदर, इतने बड़े होते थे। तो एक्सटेंट हो चुके हैं, उसकी रीज़न बता रहे कि बाद में उनके लिए माहौल जो है ना फेवरेबल। अच्छा अगर आप गूगल करें तो आपको दिखेगा जो रेप्टिल्स वगैरह इनके अभी तक भी नहीं पता चला डायनासोर क्यों एक्सटेंट। कुछ कहते हैं कि मेटेरोइड एक बड़ा सा पत्थर गिरा, कुछ कहते हैं कि कोई डिजीज़ आई आउटब्रेक जिसने मार दिया, लेकिन अभी भी जो असल इल्म है वो अल्लाह के पास है क्या रीज़न थी। नेम द वर्ल्ड इन विच बोथ ओवरीज एंड ओविडक्ट आर प्रेजेंट्स। ईगल ये MCQs के लिए, इसे मतलब याद करें, इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद कहते हैं कि मार्सुपियम क्या चीज़ है? एब्डोमिनल पाउच प्रेजेंट इन प्रोटोथेरलस इज कॉल्ड मार्सुपियम, ठीक है। तो कहते हैं जो प्रोटोथेरलन्स हैं, इनके अंदर जो पेट के अंदर की तरफ से बनने वाला एक पाउच है, इसको कहते हैं। ये इसकी कॉमन एग्जांपल आपने देखा होगा, वो कैंगरू के बारे में सुना होगा, ठीक है। वो जो अपने ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर है, पेट को बच्चे के अंदर रखता है, तो उसके पेट के अंदर एक पाउच बनती है जहाँ पे वो बच्चे को सेव करता है, तो उस पाउच को यहाँ पे कहते हैं मार्सुपियम। नेक्स्ट है कि नेम दी बोनस प्रेजेंट इन एक्सटर्नल ईयर पिनाफा मैमल्स। तो कहते हैं कि आमतौर पर ये बोनस के बजाय बूंद होना चाहिए यहाँ पे वर्ड, ठीक है। तो बूंस की असल में बात कर रहे हैं, इसकी टाइपिंग मिस्टेक है। तो कहते हैं एक्सटर्नल ईयर पिन हैज़ अ चेन ऑफ 3 बोन्स। तो कान के अंदर कितनी हड्डी हैं ये बताया हुआ है, इसकस और मेलियस और स्टेपीज। इसमें स्टेपीज हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है। वैसे एक्सटर्नल ईयर की बात करें, लेकिन हम कुल ईयर में 3 हड्डियाँ ही काउंट करते हैं। ये एक्सटर्नल ईयर यहाँ पर लिखा हुआ है पिन्ना के अंदर, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो अगर आप ईयर के स्ट्रक्चर को देखें तो ये मिडल ईयर के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल के वजह लिखना चाहिए था मिडल ईयर। अगर आप 10th के अंदर देखें, या वैसे भी कान की मिडल के अंदर ही ये 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेंटल। क्या चीज़ है? कहते हैं इकानोडर्म्स के अंदर द बॉडी इज कवर्ड बाय अ ग्लैंडुलर एपिथेलियल एनवेलप कॉल्ड मेंटल विच सिक्रीट कैल्सिरस शेल। ये भी हमने ऊपर बात की इकानोडर्म्स की, तो ये भी मतलब बड़ा मजबूत इनका शेल होता है। तो ये भी इनकी जो ऊपर वो बॉडी वाली हमेशा एपिथेलियल लेयर से चीज़ें रिलीज, चाहे कोरल की बात करें, इनकी जो शेल है सख्त सा होता है, खोल बनाते हैं सीप की तरह, तो इनके एपिथेलियल लेयर्स ही रिलीज़ करते हैं। इससे एपिथेलियल लेयर जो सख्त शेल बनता है इसको बोलते हैं मेंटल। नेक्स्ट हमारे पास है कि एनिमल्स कौन से होते हैं किंगडम एनिमल के अंदर। ये पहले पेज के अंदर हमने पढ़ा हुआ था कि मल्टी सेलुलर होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफ होते हैं, अपनी बॉडी को मुंह से इंजेस्ट करके अंदर ले जाते हैं। वो जो प्रॉपर्टीज हैं शॉर्ट भी है, तो ये रहा। नेक्स्ट है ग्रीड रेडिएट। ये हमने भी आपको
आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा, डिफरेंस में आपके डॉक्टर बायोलॉजी में लिखा हुआ है। तो आपको याद होगा जब मैंने समझाने के लिए कहा था मिरर इमेज, 2 हाथों का इस्तेमाल किया था कि अगर इनको काटें तो बराबर बराबर हिस्सों में कटे, इक्वल हाफ्स में, जैसे एक तरबूज कटता है। तो कहते हैं दिस इज कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन विद द पार्ट्स ऑफ बॉडी आर अरेंज्ड अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस। खास पॉइंट के अरेंज होते इस तरह से कि प्लेन पासिंग टू सेंट्रल एक्सिस। अगर दरमियान से, जैसे वो जो खरबूज है कोई, उसका दरमियान से छुरी रख के अगर काटें तो बराबर बराबर कटेगा। तो इक्वल हाफ्स के अंदर कटे, तो इसको जो तकरीबन एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो जैसे मिसाल दी वैसे सिलेंट्रेट्स के अंदर तो ग्रिड रेडिएट ये पहले से पड़ा हुआ है। अब मेटाजोआ और प्रोटोजोआ ये भी शुरू में खड़ा हुआ है। तो एनिमल्स आपको पता है कुछ वन सेल्स भी होते हैं और ज़्यादातर होता है मल्टीसेलुलर। तो ये डिफरेंस पैदा करने के लिए मल्टीसेलुलर को मेटाजोआ में एम से आपने मल्टीसेलुलर यूँ याद रख लें, ठीक है। और प्रोटोजोआ में ये सिंगल सेल वाले होते हैं और इसको हिंट होता है प्रोकैरियोट, वैसे प्रोकैरियोट्स एनिमल्स में नहीं आते, लेकिन वैसे याद करने के लिए पी के लिए वो भी सिंगल सेल है बैक्टीरिया की तरह और ये भी। तो प्रोटोजोआ में सिंगल सेल और जो मेटाजोआ इसमें मल्टीसेलुलर। बुक में ज़्यादा अच्छा जवाब है लेकिन ये छोटा है, लेकिन काम चल जाएगा इससे। जो बच्चे अभी तैयार कर रहे हैं तो उनके लिए इतना आंसर बहुत बेहतरीन है। प्रोटेरोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स वाला ये भी आपकी बुक में अच्छा सा लिखा हुआ है, उम्मीद है आपने याद भी किया होगा कई दफ़ा मुझे, ठीक है, आपने एक दफ़ा टेस्ट में भी दिया है। तो ये बात जैसे लिखा हुआ है वैसे ही करना है। इसका हिंट ही असल में ये डिटेल टॉपिक, इसको अगर हम समझने लग जाएँ तो ये आधा घंटे की वीडियो बन जाएगी कम से कम इसी के ऊपर। आप 2-2 3-3 पॉइंट के साथ ही इसको ईजिली याद कर सकते हो। बस इतना हिंट्स है। क्लीवेज का हिंट है कि इसके में स्पाइरल होते हैं, दूसरे के अंदर रेडियल होती है। और फिर यहाँ पे जो ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है वहाँ पे ब्लास्टोपोर से एनस बनती है। इस तरह के जल्दी से 2-3 पॉइंट आप इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो प्रोटेरोस्टोम्स इसके अंदर कौन कौन से फाइलम आते हैं। तो निमाटोड है इसके अंदर, एनालिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोड। तो आप इसका फार्मूला बना लीजिए, जैसे यहाँ पे बन जाता है नामा या फिर मना कर दें माना, ठीक है। इस तरह से फिर 4 आपको याद हो जाएंगे, मरूजी में आ सकते हैं। उसके बाद ड्यूटेरोस्टोम्स भी अजान हो रही है, मैं फिर से पास लगा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा चलें, एक और ऊपर ड्यूटेरोस्टोम्स की बात करें, ऊपर इसने वजाहत की है, शॉर्ट मैंने जल्दी से भगा दी क्योंकि आपने इकट्ठे याद करना, डिफरेंस के अंदर लिखा हुआ है। इसके अंदर जो किंगडम है वो भी है। अच्छा आपको याद होगा मैंने आपको एक पेज बना के दिया है, याद से मुराद है कि आपने वो अगर वो पेज याद किया तो वहाँ पे भी सेम आप उसी सीक्वेंस से याद कर सकते हैं एमसीक्यूज़ के लिए भी। यानी कि अगर आपने उसको अच्छे से याद किया है तो कौन से मतलब किस जैसे कहते हैं रेडियल से या फिर प्रोटोजोआ मेटोजोआ में कौन से फाइलम निकलते हैं उस पेज के अंदर जैसे भी घुमाए तो काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा सैक लाइक और ट्यूब टाइप जो है ना, या ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या डिफरेंस है। सैक लाइक आपको पता है बोरी की तरह इसका एक ही सुराख होता है, वही माउथ है, वही उसके एनस है, जैसे हाइड्रा के अंदर हमने डिस्कस किया था। एक ही कैविटी है जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहलाती है, एंट्री भी यहीं से होता है, एग्जिट भी यहीं से, सैक लाइक है। लेकिन ट्यूब लाइक में क्या होता है, इसका इंटीरियर माउथ है और पोस्टीरियर इसका एनस, लाइक ह्यूमन की तरह एक ट्यूब है, मतलब एंट्री का और है और पॉइंट और एग्जिट का और है, ऐसे। चलिए नेक्स्ट जाते हैं कि अच्छा इसको बोल के यहाँ रहने दें, नेक्स्ट 25 पहले देख लेते हैं। व्हाट इज सिलोम। बार बार जो हम कहते हैं कैविटी है, कैविटी है, कैविटी का मतलब खाली जगह है, कहते हैं सिलोम इज़ अ कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल। मतलब अब हमारे एलिमेंट्री कैनाल है पेट के अंदर, ठीक है, जब गुजर रही है उसके थोड़ी थोड़ी खाली जगह भी है। एनिमल जिसने ज़िबा किया हुआ है वो अच्छे से ये चीज़ को जानता है कि हमारा जो पेट है ये फुल डेंस नहीं है, इसके अंदर स्पेस है। तो हमारी जो डाइजेस्टिव कैनाल जा रही है, इनके आंतें हैं मुंह से लेके आंत तक, इसके इर्द गिर्द जो खाली जगह है इसी को हमने क्या नाम दिया हुआ है, सिलोम का। तो सिलोम इज कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल लाइंड बाय द मेसोडर्म स्प्लिट्स इनटू आउटर पैराइटल लेयर एंड द इनर वेजरल लेयर। अब ये मतलब ये जो सिलोम है ये मेसोडर्म से हमने पढ़ा हुआ कि बनती है। तो कहते हैं इसकी भी 2 लेयर हैं, पैराइटल लेयर और वेजरल लेयर। वेजरल लेयर जो एलिमेंट्री कैनाल को टच करती है, इस खाली जगह की है तो खाली जगह, लेकिन अब जैसे रूम के अंदर खाली जगह है तो लेकिन जैसे रूम के अंदर आप बैठे हों तो खाली जगह एक दीवार को ऐसे लग रहा है टच कर रही है, एक लगता है दूसरी दीवार को। तो जो टच कर रही है एलिमेंट्री कैनाल को उसको उन्होंने नाम दिया हुआ है विजल लेयर, और दूसरी जो बॉडी वाल को दूसरी चीज़ों को करती है, जो भी ऑर्गन्स पड़े हैं उसको बोलते हैं पैराइटल लेयर, ठीक है। चलें नेक्स्ट ग्रेड बाइलेटरा, ये भी हमने पहले से पढ़ा, जो 2 हिस्सों में तकसीम हो। ये उसके साथ जब ग्रेड रेडिएटर पढ़ते हैं तो इसको साथ उसको भी हम याद कर लेते हैं। जल्दी जल्दी बस ख़त्म कर रहा हूँ, 3-4 और रहते हैं ताकि आप कम से कम वक्त इसको दें और बाकी अपनी दूसरी बायो को दें। अच्छा बच्चे एक ख़ास बात यहाँ पे नोट कर लें कि आपने जवाब जहाँ से याद किया हो ना वहीं से करें। सवाल यही है
ज़रूरी नहीं कि आप यहीं से आंसर याद करें। हाँ, जिस सवाल को वहाँ से याद नहीं किया उसको यहाँ से याद किया जा सकता है। लेकिन ये पैराज़ो और यूमेटाज़ो यहाँ पे बहुत ही बेकार लिखा हुआ है, मैं नहीं रिकमेंड करूँ यहाँ से करें। वन सेल होते हैं, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, जैसे पूरे फेरा के अंदर यूमेटाज़ो होगा। मल्टीसेलुलर होते हैं, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है। कोऑर्डिनेट्स हैं, कोई भी फैलम का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा आप इसे बुक से कीजिएगा। फिर कह रहे हैं कौन से ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गन सिस्टम एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडो से बनते हैं। दिस सिस्टम सच एज एंटागोमेंट्री, ये जल्द वाला होता है, नर्वस सिस्टम डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म। और मेसोडर्म से मसल्स, हमारा ढांचा रिप्रोडक्टिव यहाँ से। और एंडोडर्म से हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ग्लैंड्स वगैरह, लिवर वगैरह यहाँ से बनते हैं। तो एमसीक्यूज और शॉर्ट में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन हमारे पास है कि ज़्यादातर स्पॉन्ज जो हैं इनमें जो आउटर लेयर होती है वो पिनाकोडर्म से बनती है, जो खुद भी पिनाकोसाइट सेल से बनती है। और एक क्वानोडर्म भी लेयर होती है, ये क्वानोसाइट सेल से बनती है। यानी कि पिनाकोसाइट्स और क्वानोसाइट ये सेल हैं, जो डर्म है लेयर के लिए डर्म यूज़ होता है, और साइट्स के सेल जिसमें होते हैं उसके लिए यूज़ होते हैं साइट्स। इनके साइट्स सेल को शो कर रहे हैं, क्वानोडर्म लेयर। जैसे एक दीवार है तो दीवार के लिए डर्म और जो ईंटें लगी हुई हैं उनके लिए साइट्स। बिटवीन दिस टू लेयर जेलेटिनस मेसेनकाइम में मौजूद है, जेल लाइक गाढ़ा सा जेली लाइक बात होता है। और ये अमीबाइट सेल में मुझसे होता है, अमीबाइट सेल मूव करते हैं जिसको आगे पीछे मूव करने में। और इनको ख़ास नाम भी है, इसको कहते हैं स्पिक्यूल्स कहते हैं इनको, राइट। तो छोटा सा शार्ट है, ये भी आप कोशिश करना कि अपनी डॉक्टर बायोलॉजी से याद करें, यहाँ पे रैंडम लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑस्टियो और ऑस्कुलम के अंदर क्या डिफरेंस है। ये स्पून के अंदर सुराख थे, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो पेज कवर बनाया था, तो इस तरह के सुराख। तो ऑस्टिया छोटा सुराख है, ऑस्कुलम बड़ा मेन सुराख है बॉडी का। तो इनसे वाटर इन होता है, आउट होता है। ज़्यादातर आउट जो ऑस्कुलम से होता है और इन जो है ना ऑस्टिया से होता है। स्पोंज सील क्या है, कहते हैं कि सिंगल कैविटी होती है। सील का लफ्ज़ आपको पता जब भी आता है कैविटी के लिए यूज होता है। स्पोंज के अंदर, स्पोंज के अंदर कैविटी को स्पोंजो सील कहते हैं। और कहते हैं कि इसके अंदर छोटे छोटे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं जिसके ऊपर धागे लगे होते हैं, नालियाँ समझनी, और उसके किनारों पे धागे हैं, और इनको हम फ्लैजिलेटेड कॉर्नोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये भी चीज़ को अंदर आने जाने में चप्पू की तरह काम करते हैं, मूव करवाते हैं। फूड क्या है आखिर इन स्पॉन्ज की, ये छोटे छोटे एनिमल्स खाते हैं। सूप प्लांक्टन, जो छोटे एनिमल्स जो पौधों के साथ जुड़े हो समंदर के अंदर, जैसे प्लांट्स होते हैं, तो फाइटोप्लांक्टन उनको भी खाते हैं 20%। लेकिन 80% जो फूड है ये डेट्रिटल ऑर्गेनिक पार्टिकल खाते हैं, मतलब गले सड़े मादे खाते हैं, कुछ जानवर जो मरते हैं। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो वेराइटी ऑर्गेनिजम्स की वो अर्थ पे नहीं है, वो समंदर के अंदर है, तादाद मतलब जिसकी बात हो रही है। तो उन्होंने, और हर चीज़ मरती है, हार्श कंडीशन ज़्यादा समंदर के अंदर है, तो जितनी ज़्यादा उनकी रिप्रोडक्शन तेज़ है उतनी ज़्यादा उनकी डेथ स्पीड भी तेज़ है, डिक्लाइन भी तेज़ है। और जब मरते हैं तो फिर इसी चीज़ से भी दूसरे जानवर फिर फ़ायदा उठाते हैं। नेक्स्ट है हाउ स्पॉन्ज इंजेस्ट फूड एंड डिफ्यूज़ आउट वेस्ट, कैसे ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फूड इंटर्स द स्पोंजोसील थ्रू ऑस्टिया, सुराख के ज़रिए उसकी मेन कैविटी में आती है, जिसको स्पोंजोसील कहते हैं। फूड इज इंजेस्टेड बाय द फ्लैजिलेटेड सेल, कॉर्नोसाइट से उनको चप्पू की तरह अपने अंदर घुसा ले जाते हैं, यानी कि जस्ट कर ले जाते हैं। द वेस्ट प्रोडक्ट्स इधर डिफ्यूज़ आउट द स्पॉन्ज डायरेक्टली बॉडी से डिफ्यूज़ हो जाते हैं, या फिर ऑस्कुलम के थ्रू पानी जब बहर जा रहा है तो उसके अंदर इसको भेज देते हैं। बहुत ही आसान सा जवाब। नेक्स्ट है कि व्हाट टाइप ऑफ स्केलेटन प्रेजेंट इन स्पॉन्ज आर पोरिफेरेंस, क्योंकि स्पॉन्ज सबसे बड़ी एग्जांपल्स है पोरिफेरेंस की। अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है, जिससे आपको पता है हाइड्रा एक फ्रेश एनिमल है, फ्रेश वाटर है। बाकी ज़्यादातर जो है ना हम जितने पढ़ रहे हैं ये मेरीन एनिमल्स, हैबिटेट का एमसीक्यूज में आता है। हाइड्रा कौन सा है, ये मतलब ये सादा पानी में रह सकता है, नदी नाले में भी रह सकता है, दरिया में भी, लेकिन समंदर के अंदर बाकी जितने भी हैं ये ज़्यादातर मेरीन ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ज़्यादातर सुमरा दी और भी बहुत एक्सेप्शन है, जब पढ़ेंगे तो आपको ये दिख जाएंगे। ख़ुसूसन एमसीक्यूज़ के लिए ध्यान रखिएगा, ये डॉक्टर वैल्यू के अंदर एग्जामिनेशन पोल्टर के अंदर एमसीक्यूज़ करने पास पेपर के, इनको पढ़ने अच्छे से। और दूसरा जो मैंने पास पेपर आपको दिए हुए हैं वो पॉइंट 10 साल वाला, उसके भी एमसीक्यूज़ पढ़ने हैं। और नोट्स वाले भी आप वैसे पढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ अल्लाह ने चाहा तो इस दफ़ा 100% ठीक होंगी। दिस स्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ वेरियसली शेप्ड नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पिक्यूल्स। तो इनके जो ढांचा है बना होता है छोटे छोटे कांटों से, जिसको हम कहते हैं स्पिक्यूल्स। दे में भी कैल्सीरियस, यानी कि कैल्सीरियस मतलब सख्त से होते हैं, या सिलसीरियस से होते हैं जैसे रेत की तरह, लेकिन थोड़े से नुकीले। द बाथ स्पॉन्ज हैज़ अ स्केलेटन ऑफ अ स्पॉन्ज फाइबर,
तो ये थोड़ी मतलब हमें इजाफी में चीज़ें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। पिनाकोसाइट्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ऑस्किलोमोरोस्टा के साथ भी। इनकी समझ लीजिए इसकी बॉडी के अंदर कांटे हैं सुराख वाले, जिसमें स्पॉन्ज वैसे हम सराकी में सुबी को कहते हैं जिसके अंदर जालीदार, तो जालीदार दिखता है और जालीदार हो चीज़ हो तो वो कांटे तो वैसे चुभेंगे, इसके अंदर भी होते हैं जिसको हम कहते हैं स्पिक्यूल्स। नेक्स्ट नंबर बस कहते हैं कि हाउ इज सेक्सुअली प्रोडक्शन अकर इन दी स्पॉन्ज। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्ज इज बाय बडिंग। बट मतलब अलग होते हैं और नया जानवर बन जाता है कोई, ये इसकी बेसिक आपको अच्छे से आती है, तो इसलिए आगे चलते हैं। ये एग्जांपल ऑफ द फाइलम पोरफेरा, तो साइकोन है और भी बहुत सारे स्पॉन्ज है, हमें अभी पढ़ा, तो ये एग्जांपल आप देख सकती हैं। एग्जांपल्स एमसीक्यूज में आती रहती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं ये कैसे करते हैं। द स्पॉन्ज आर मोस्टली हर्माफ्रोडाइट, यानी कि मेल भी फीमेल एक के ऊपर लगे होते हैं। स्पर्म रिलीज इन द वाटर एंड कैरी टू द एग, और एग भी मतलब दूसरे भी एग पानी में रिलीज करते हैं, स्पर्म भी, और वहीं पे इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। ये बोर्ड में आपको आपके भी पेपर में आया हुआ था, जो मैंने आपको पेपर दिए हैं उसमें भी आया हुआ था, व्हाट इज इंपॉर्टेंस था स्पॉन्ज फुल बुक में। द स्केलेटन ऑफ स्पॉन्ज आर मोस्टली हर्माफ्रोडाइट, मोस्टली प्रोटेंड्रस, मतलब मेल सेक्स पहले बनते हैं, उस होता हर्माफ्रोडाइट है लेकिन प्रोटेंड्रस कहते हैं जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स पहले बनते हैं। स्पर्म रिलीज इन वाटर, यानी कि ये बता रहा है कि इससे रिलीज़ होते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादातर हमें अगर ध्यान में देखें तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं मीजन केमोजाइगोट फॉर्म द एम्ब्रियोटिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स द ब्लास्टोरा एंड द लार्वा स्टेज। यहाँ पे जो चीज़ मेंशन नहीं की गई ना इसकी इंपॉर्टेंस में, ये तो ऊपर वाले शॉर्ट दोहरा दी, इसकी इंपॉर्टेंस आसान सी ये है कि जो आपकी बुक में भी आई थिंक मेंशन है कि स्पॉन्ज पानी को फिल्टर करते हैं। पानी जैसे ऑस्ट्रिया से आया उसको हमसे बाहर निकल गया, जब इस दोनों में जो बैक्टीरिया छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो है ना उनको ये इनगल्फ कर लेता है, ये अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से पानी के अंदर से जो गंद खराब है साफ आया होता है और सिर्फ पानी को जो फिल्टर करता है। तो इकोसिस्टम के अंदर इसको समझिए जैसे पानी को हम शहरों के अंदर फ़िल्टर लगाते हैं, फ़िल्टर स्टेशन जहाँ पे पानी फ़िल्टर होता है, तो ये भी फ़िल्टर है जो समंदर के पानी को फ़िल्टर कर रहा होता है स्पॉन्ज। तो बाकी अब बुक से इसको अच्छे से देखिएगा। कहते हैं कि नाइडेरिया फाइलम को हम सिलेंट्रीड्स क्यों कहते हैं। कहते हैं नेम नाइडेरिया हैज़ बीन गिव्स टू ग्रुप ऑफ एनिमल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल्स नाइडोसाइट्स। तो ये नाइडोसाइट्स आपको मैंने प्लेनेरियम में अच्छे से पढ़ाया था, जिसके ऊपर एक कांटा सा लगा होता है। दीज सेल्स अब वहाँ से जाके मैंने आपको बनवाए भी थे, यकीनन आपके पास पेज पे बना होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। दीज सेल्स गिव राइज टू अ नेमेटोसिस्ट, द स्टिंगिंग सेल, चुभने वाले सेल। इन दिस एनिमल देयर इज ओनली, हाँ बस यही इसका आंसर था, ठीक है, इसलिए हम इसको सिलेंट्रेट्स भी कहते हैं। इनकी एक किस्म का ये कह सकते हैं कि इसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्टिंगिंग सेल्स हैं और जिसको हम निमेटोसिस्ट कहते हैं। और दूसरा ये कि एक बॉडी कैविटी के गिर्द ना इनके पूरा जिस्म मौजूद होता है। वैसे स्टिंगिंग सेल्स वाला आंसर यहाँ पे अधूरा है, आप इस आंसर को अपनी बुक से देखिए, लेकिन मैं इसको आसान से लफ्ज़ों में समझा देता हूँ कि नाइडेरिया को सिलेंट्रेट इसलिए कहते हैं। अब सिलेंट्रेट्स मतलब जिसके अंदर सिलूम हो, तो इनकी बॉडी कैविटी के गिर्द, इनकी कैविटी जिसके गिर्द इनकी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर मौजूद होता है, दरमियान में समझे खाली जगह है, इसलिए इनका नाम, हालांकि ट्रू नहीं होती सिलूम, लेकिन क्योंकि इस तरह की मिलती जुलती कि दरमियान में जैसी कैविटी हो बड़ी सी, तो इसलिए इसको सिलेंट्रेट्स कहते हैं। इसका जवाब अपनी बुक से देखिएगा, वहाँ पे अच्छे से मिलेगा। वाई कैविटी ऑफ अ नाइडेरियन इज कॉल्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, यानी कि हाजम भी वही और वास्कुलर सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन भी वहीं से हो रही है, एक ही कैविटी से। इन दिस एनिमल देयर इज ओनली वन कैविटी विच सर्व्स एज अ डाइजेस्टिव एज वेल एज द बॉडी कैविटी, सो इट इज कॉल्ड द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। इट इज ओपन टू द आउटसाइड बाय ओनली वन ओपनिंग ऑफ द, मतलब वही है जहाँ पे खाना भी वहीं से हजम हो रहा है। जैसे हमारा वास्कुलर सिस्टम अलग है, हमारा गैस्ट्रिक सिस्टम अलग है, इनके इकट्ठे होते हैं और इसलिए इसकी कैविटी को ये नाम कहते हैं। पर मिजोक्लिया क्या है, ये जेली लाइक होता है, हमने पहले से पढ़ा हुआ है। जेली का फाउंड बिटवीन दी एंड एक्टोडर्म और एंडोडर्म, यानी कि मीजोडर्म के बजाय अगर उसकी तरह मिलता जुलता आता है तो उसको हम कहते हैं मिजोग्लिया। मतलब होते ये डिप्लोब्लास्टिक है लेकिन दरमियान में एक जेली लाइक मादा आ जाता है, मिसाल भी दी हुई जैसे सिलेंट्रेट्स के अंदर देखा गया है। पोलेपर मीड्यूसा, ये वो कैप लाइक है सारा, भाई आपको पहले से आता है अच्छे से। मैं फिर आगे चलूँ। टेंटिकल, ये बहर अक्सर ऑर्गेनिजम्स के बहर होते हैं, हाइड्रा के गिर्द ज़्यादातर। इनसे ये अपने शिकार को पकड़ते भी हैं और भी बहुत सारे डिफेंस एंड ऑफेंस ही होता है, बचना और मारना, उसी के ये काम करते हैं। चलिए बस अब ये जॉइड्स की बात है, वही पोलीमॉर्फिक जो बॉडी होती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इन जॉइड्स कहते हैं। बस ये डिटेल में बताया हुआ सिलेंट्रेट्स के अंदर दे अकर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू फॉर्म, जिसको पोलीमॉर्फिज्म कहते हैं। चलिए जी, बस एक दो आखिरी मैंने छोड़े हैं, तो ये एग्जांपल्स लाइक हैं और ज़्यादातर
नाइडो साइट्स ये आप देख लीजिएगा। अब मैं वीडियो अपनी बंद कर रहा हूँ, ठीक है, फिर आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं। ये फ्लेम सेल का जिक्र आ गया तो मैं इन्हें बताना ज़रूरी समझूंगा। ये उसका जिक्र है गॉबलेट और फ्लेम सेल्स। तो इट इज़ कप शेप्ड सेल विद अ बंच ऑफ अ सीलिया विच वर्क इन दी इट्स ल्यूमन इट इज एक्सक्रीशन। फ्लेम सेल्स आर यूजुअली कनेक्टेड टुगेदर बाय कैनाल्स विच अल्टीमेटली ओपन टू एक्सटीरियर। मतलब ये ज़्यादातर इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं और वहाँ पे ये मौजूद होते हैं और ये कुछ चीज़ें खारिज करते हैं जो अब जैसे इंटेस्टाइन पाइप है अंदर वाली जगह को कहते हैं ल्यूमन। तो ल्यूमन के अंदर ये चीज़ें वगैरह खारिज करते हैं। कप शेप सेल्स होते हैं और इनको हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। टेट्रापोड्स 4 पैरों वाले एग्जांपल्स भी दी हुई है। तो ये देखिए आगे वाले छोटे छोटे हैं सवाल के साथ छोटा सा जवाब जैसे कोई एमसीक्यूज़ में होता है, राइट। चलिए आखिर में कुछ खास इंस्ट्रक्शन, क्योंकि मैंने सरसरी से पढ़ा है, ज़्यादा डिटेल में मैं गया नहीं, इतना टाइम नहीं है। तो आप भी इसको जो अपने इनमें से ज़्यादातर मुझे यकीन आपने पढ़े हुए हैं क्योंकि वो अहम से हैं जो रहते हैं, उनको आसान लफ्ज़ों में 2 लाइन का छोटा सा जवाब समझ के याद कर लीजिए। ये बैकअप है, आप जानते हैं, अगर ये ना भी करें तो आपका कोर्स ऑलरेडी मैंने मतलब हम सब ने उसको मुकम्मल किया हुआ है। मतलब जो हमें चाहिए 8 8 6 6 वो हुए पड़े हैं। लेकिन एक बैकअप जैसे 14वीं के अंदर भी आपको लाजमी 1 2 ख़ासतौन पहले वाला पोर्शन या आखिरी पोर्शन जो आपने मुझसे लेक्चर में पढ़ा है वो अपने लाजमी देख के जाने ताकि आपके पास एक्स्ट्रा सवाल करने का टाइम हो। पूरे तो करने ही करने हैं आपने, राइट। तो अब पैटर्न ये है कि एग्जामिनेशन पोर्टर वाले के शॉर्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। एमसीक्यूज़ जो मैंने ग्रुप में भेजे हैं, इसके अलावा जो मॉडल ख़रीद के दिए उसको अच्छे से देखिए। और इसके अलावा जो अगर वॉल्यूम के अंदर एक्स्ट्रा एक्सरसाइज में कुछ एक्स्ट्रा ठहरे हैं तो वो भी देख लीजिए। एमसीक्यूज़ के ऊपर ध्यान देना, कोई भी ड्रॉप ना हो, ख़ुसूसन चैप्टर 10 और 14 के एमसीक्यूज़। बाकी तो आपको चैप्टर पढ़े हुए हैं तो उनसे एमसीक्यूज़ टिक लगाना नहायत आसान होता है, कदरे आसान होता है। जबकि जो चैप्टर ज़्यादा अच्छे से ना पढ़े हों या इनकम्प्लीट हों तो उनसे एमसीक्यूज़ भी तंग करेंगे। तो इसलिए इनके एमसीक्यूज़ को आप अच्छे से देखिए। गुड लक।